एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, कानून की बात करें तो कानून जो है हमें कई तरह के राइट्स देता है, कई तरह की ड्यूटीज़ देता है और कानून की जानकारी जो है हमें ज़रूर होनी चाहिए। हमें अपने राइट्स की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर जो है आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त जो है रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी मेरे साथ हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी में बात करें तो हमारी सोसाइटी में मैरिज का अपना कंसेप्ट है और मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, इन तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा करने के लिए, उनके जवाब देने के लिए रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता जी मेरे साथ हैं। थैंक यू। ये जो आपने टाइटल चुना है, ठीक है, मैरिज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ये एक समझो एक यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल मतलब सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज करती है मैरिज को। मैरिज चाहे कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड है, अगर रिलीजियस बैकग्राउंड कोई ट्राइबल बैकग्राउंड है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, क्रिश्चियंस हैं, तो इनकी एक तरीक़ाकार है शिरोमणि से कैसे मैरिज करनी है, ये रिकॉग्नाइजेशन है। और हिंदू मैरिज है जो रेलेवेंट सेक्शन भी हैं उसमें वो कहता है कि इस और हमारे हिंदुओं में सप्तापदी 7 फेरे नहीं होते जो वो लेने हैं। तो जो सिख मैरिज है उसमें 4 फेरे हैं, जो गुरु गोविंद साहब के जो लास्ट गुरु जो रिकॉग्नाइज किया उसके इर्द गिर्द लेने हैं। तो ऐसे ही जो सप्तापदी, जहाँ उन्होंने कहा कि ये बहुत असेंशियल जरूरी एक रस्म है। बिल्कुल, मैरिज जो है एक बॉन्ड है मेल और फीमेल का, और रिचुअल्स जो हैं हिंदूज़ में अलग हैं, मुस्लिम्स में अलग हैं। और इसी तरह से राइट्स की बात करें तो जिस तरह हिंदू में जो है एक मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाती है और मुस्लिम्स में जो है कई तरह की जो है हम कह सकते हैं कि स्पोस को रख सकते हैं। तो इसी पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से हिंदूज़ की बात करें तो कहते हैं कि दूसरी मैरिज जिसे हम बाइगैमी कहते हैं वो वैलिड नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। यही आज जो हम बात कर रहे हैं, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की है ना बात हो रही है, लेकिन बात तो हो रही है, लेकिन जो सेक्शन है जो इंडियन पिनल कोड में थी, जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन उसकी बीएनएस में आई है, भारतीय न्यायिक संहिता में, वो वही रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। देखिए क्या है वहाँ पे, जिसकी मैरिज वाइड हो जाती है, मतलब जो नल्टी हो जाती है, जो कानून की नज़र में नहीं है, हिंदू दूसरी मैरिज करता है, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, कानून है, तो वो उसकी मैरिज वाइड हो जाती है। लेकिन अगर मुस्लिम उसके जो उसका अपना धर्म है, पर्सनल लॉ है जो उसको एप्लीकेबल है, वो करता है 4 मैरिज कर सकते हैं। और दूसरा और भी मैरिज के तरीक़ेकार हैं, मुता मैरिज है दूसरा, उसमें कोई लिमिट ही नहीं। तो फिर वो सेक्शन वहीं पर रहती है। वो किसको पनिशेबल है? सिर्फ हिंदू अगर उसकी मैरिज वाइड हो जाती है, वो बाइगैमी के लिए नहीं जा सकता, पॉलीगैमी के नहीं जा सकता। जबकि मुस्लिम जो है वो 4 मैरिज करके उस पर कोई जुर्म नहीं बनेगा, जो इंडियन पिनल कोड की पर्टिकुलर सेक्शन जो आपने बात किया। तो मुस्लिम मैरिज कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज है। वहाँ पे आपने सुना होगा, बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, वहाँ की बात क्या होती है, कबूल है, कबूल उधर से ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, और कंसिडरेशन क्या है, वो डावर वगैरह उस पर सेटल होता है, मेहर वगैरह हक मेहर सेटल होता है। एक ये ट्रेडिशनल टाइप की मैरिज है। जैसा जिस तरह से हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली हम बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, जिस तरह से सेकंड मैरिज जो है वो वैलिड नहीं होती है। अगर मेल या फीमेल यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो सेकंड मैरिज कर सकता है। हम देखिए डेथ का मसला है, वो हमारा जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट के बीच, वहाँ तो क्लियर लिखा है कि उसका लिविंग सपोज नहीं होना चाहिए, दूसरा मतलब उसमें ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। तो वो मैरिज अगर डाइवोर्स हो गया है उसका लीगली भाई डिक्री ऑफ डाइवोर्स, वो भी शादी कर सकती है। कुछ और भी ग्राउंड्स हैं जिनमें वो अगर वो चाहे तो दूसरी शादी तब हो सकती, दूसरी शादी सेकंड है लेकिन नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्लियर वैलिड मैरिज। तो जैसा जिस तरह से कोई मेल या फीमेल यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई मिस हो जाता है और लंबे समय तक जो है वो नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद जो है हस्बैंड या वाइफ जो है रीमैरिज कर लेते हैं, तो ये किस तरह से जो है ये वो ऐसे नहीं कर सकते, उसकी एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, उसमें लिखा है 7 ईयर से 7 ईयर से अबव, वो एक है, वो एक डिक्लेरेशन होती है, प्रजम्पशन डेट रहा कहता है कि उसके बेयर अबाउट्स नॉट नोन टू द पर्सन, जो जनरली उसके रिश्तेदार हैं, दूसरे लोग हैं जो उसको जानते हैं,
तो उसका जो ऐसे आपने कहा कोई लापता हो गया है, उसके बाद मैरिज करते हैं, लेकिन उसकी में भी एक पहले डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि वाकई ही डेड है, एक प्रजम्पशन है। तो उसके बाद वो कई बार अगर वो आ जाए फिर क्या सिचुएशन बने ना, फिर सिचुएशन वो थोड़ा सा आपको काशियस होना चाहिए। तो मुस्लिम हाँ नहीं, नेचुरली वो मैरिज जो पहले वाली है अगर वैलिड है, अगर कोर्ट से डिक्री ली है, उन्होंने डिक्लेरेशन करवाई है और कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया है कि ही इज़ ए डेड, क्योंकि इसकी पता नहीं था। मैं एडवाइस कर दूंगा अपने सारे जो लोग हैं, ऐसे नहीं है कोई समझो कोई उसको पता है किसको। और एक और बात आ गई आपकी, बहुत अच्छी ये बात की, उसको पता है कि मैंने ये मेरा पति वहाँ गया हुआ है, लेकिन वो धोखाधड़ी से क्या करता है, मेल है या फीमेल है, हस्बैंड है जो पहले, उसको पता है मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा हस्बैंड कहाँ है, वो मतलब फ्रॉड करके वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर बाई डिसीटफुल मीन्स, अगर वो कहता है कि नहीं मेरी वो वाइफ लापता है, सोना मर गई है या कुछ भी है, वो फ्रॉड का केस है अगर वो आ जाता है। हाँ, अगर वाकई ही अब वाकई ही वो लापता है, नहीं है, मर गई है, नहीं लोगों ने नहीं सुना, तो अगर वो गुड फेथ में करता है मैरिज का तो फिर कोई बात नहीं। क्या क्लेम रहता है कोई 7 साल के बाद या 10 साल के बाद या फिर 12 साल के बाद हस्बैंड या वाइफ जो मिस है वो वापस आता है, क्या किसी तरह का कोई क्लेम रहता है उसका? क्लेम मैंने कहा अगर सेफर साइड में जाना है तो कोर्ट से डिक्री लेनी चाहिए कि ही इज डेड, प्रज्यूम्ड एज ए जज डेड। वो एविडेंस एक्ट में भी है, उसका है, वो कोर्ट से अगर कोई मतलब वकील करके कोर्ट से डिक्लेरेशन ले कि फलाना मेरा पति है, इज़ नॉट बीइंग हर्ड फ्रॉम द लॉस्ट, वो लापता हो गया, लोगों ने उसको नहीं देखा है, डिग्री लेके फिर मैरिज करना चाहिए। अगर जो लोग डिक्लेरेशन नहीं लेते हैं तो फिर फंस जाएंगे। अगर वो आ गई तो वो फिर एक किस्म का वैलिड, वो फिर वो वाली बात हो गई। अगर तो उसने धोखा किया है जिसने मैरिज की है, अगर वो गुड फेथ में है, अगर वो गुड फेथ में है कि मेरी वाकई ही है गई है, और ये सारा मामला फैक्चुअल टच का है कि किस केस में क्या फ्रॉड तो नहीं हुआ, क्या जिसने शादी दूसरी की है जानते हुए और लापता भी नहीं है, लापता दिखाया है, ये सारे फैक्ट्स पे डिपेंड कर। और जो सेफर साइड है, जिसने दूसरी शादी करनी है, दूसरी शादी मीन के वो बंदा जो जिससे शादी करनी है वो केयरफुल होना चाहिए, जिसकी पता है पत्नी जो मैरिड है और इसकी लापता है, तो लापता के बारे में उसने पूरी यकीनदानी करनी चाहिए जिसने दूसरी शादी करने जा रहा है। जज साहब, मौजूदा समय की बात करें, बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप जो है हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और इसके लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया, ना ही किसी तरह का लिव इन रिलेशन जो है ऑफेंस कंसीडर होता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ऑफेंस नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि ऑफेंस नहीं है, लेकिन इसको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जो है सर्वे ये कहता है कि कई लोग जो हैं रहना पसंद कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, एक ये मैं आज की डेट में जो हमारे बच्चे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, कोई भी है, शादी पहले होती थी देखा भी नहीं होता था, जो आपका प्रपोज्ड वाइफ होती थी या हस्बैंड होता था कोई भी देख आता था, पुरोहित देख आता था, कोई रिश्तेदार ने देख ली, शादी हो जाती थी, फिर देखना शुरू हो गया। मैं अभी ये देखना, अभी ये होता है, आप कई बार आप प्रेस से भी डील करते, कई बार देखते हो प्री शूटिंग वेडिंग शूट्स होती हैं, उसमें क्या है कि आप एक दूसरे को समझ लो, देख लो, जब है ना। और एक और मैं ये कह रहा हूँ, लिव इन रिलेशनशिप जो पहले है 5-6 महीने 2-4 महीने जो मैरिज से पहले जैसे मंगनी होती थी, उसके बाद एक दूसरे के साथ जो अडल्ट कपल हैं, अडल्ट हैं तो आजकल डेमोक्रेसी है और बच्चे अपने मुताबिक चलते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, प्री जो उनकी आना जाना मिलना मिलाना कुछ बात नहीं है। लेकिन जो आपने बात की कि लॉन्ग टर्म जो सिर्फ लिव इन रिलेशन में लेना है, आगे मैरिज नहीं करनी है सिर्फ उसमें, तो फिर वो थोड़ा सा ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे मैंने कहा मैरिज करनी नहीं, तो अगर मैरिज करनी है तब भी अगर आप रहते हो अडल्ट हैं तो रह सकते हैं, उसमें कोई जुर्म नहीं। लेकिन अगर उसने कंटिन्यूटी करनी है तो फिर एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए। एग्रीमेंट क्यों बनाना है? ताकि आगे बच्चे उनके हों, मतलब अगर वो चले बच्चे हों, जहाँ उनमें से कोई डिस्प्यूट हो जाए तो कहाँ रेमेडी क्या मिलेगी। मैं एक और बता दूं,
जो हमारा जे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो हमारा अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है, इसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है कि जो वाइफ की डेफिनेशन को इसके भी इंक्लूड कर दिया है। किसको? इसको भी इंक्लूड कर दिया है जो लिव इन रिलेशन का फीमेल पार्टनर है। एक्चुअली क्लेम जो मेंटेनेंस करना है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल वो मेल के अगेंस्ट, हस्बैंड के कारण, तो वो भी इंक्लूड। और डोमेस्टिक एंड वायलेंस एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो उसमें भी वो फीमेल मेल के खिलाफ ले सकती है अगर वो शेयर वो अकोमोडेशन में रह रही है। तो जो अगर समझो एक लिव इन रिलेशन में दो कपल है, तो फीमेल के साथ वायलेंस होता है, कुछ होता है, तो वो कोड में जस्ट लाइक वाइफ जो रिलेशनशिप में है, तो वो कोड में जाते हैं अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर में मेंटेनेंस है, रेजिडेंशियल और रेजिडेंस के लिए है, तो वो पूरी प्रोटेक्शन लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। और एक और है, अगर दो अडल्ट हैं तो अगर कोई समाज में उनको जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजियस मैरिज हैं, तो आपको पता है कि लोग आजकल बड़ा ये मामला भी है। और जो कई आप देखते हो स्टेट्स हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी से लोग हैं, वो जात पात का बड़ा ख्याल रखते हैं, रिलीजन का बड़ा ख्याल रखते हैं। और आजकल तो ये लव जहाज या दूसरे तीसरी बातें भी होती हैं। तो वो जो लिव इन रिलेशन में है, जब मैरिज वाला है लोग हैं जो लव अफेयर्स में हैं, तो इनको एग्रीमेंट बनाना चाहिए और इनको तो ताकि इनके जो प्रोटेक्शन हो और जो इनके बच्चे हैं उनके भी राइट वो उसमें हाँ। और एक और है कि ये डिसीटफुल मीन्स वाला जो आज रेप है, जो अभी नया 69 BNS है, भारतीय न्याय संहिता में है, जो पहले 376 के नीचे जाते थे कि एक कपल रह रहा है लिव इन रिलेशन में, तो अभी कोई बात हुई उठी हुई तो उसने उसके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का, सेक्सुअल वायलेंस का, सेक्सुअल इंटरकोर्स का 376 का केस डाल देते थे इंडियन। फॉल्स प्रॉमिस जो है वो भी आती है, मैरिज करेंगे पर नहीं की जाती है। हाँ, उसको अभी थोड़ा सा कम किया है ग्रेविटी। पहले सीधा रेप लगता था, अभी जो BNS में है थोड़ी ग्रेविटी कम। देखिए एक मैरिज एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस टू मैरिज, कोई कारण हो जाए हो गए, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, चाहे वो दोनों प्रॉमिस किया है मैरिज का, फॉल्स था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वो 69 जो आई है उसमें ये डेवलप हुआ है, ये लिखा है कि उसकी नीयत सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स में था, उसके साथ उसको ख़राब करना था लड़की को, उसकी कोई नीयत थी शादी करने की नहीं थी। वो डिसीटफुल मीन्स अडॉप्ट कर रहा था, मिस रिप्रेजेंटेट कर रहा था, सिर्फ उसको दिखा रहा, फ्रॉड कर रहा था, फ्रॉडुलेंट मीन्स अडॉप्ट कर रहा था। और उसमें तो और भी ऐड कर दिया है कि कोई अगर नौकरी के लिए करता है, 2-3 और चीज़ें हैं कि किसी को भाई मैं नौकरी दिलवाऊंगा, मैं और कोई आपको वो, तो वो भी ऐड किया गया है। और ये लिव इन रिलेशनशिप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एग्रीमेंट हो, ब्लैक एंड वाइट में कुछ होगा तो वो प्रोटेक्शन ले सकता है। जैसे अब क्या आप सलाह देना चाहते हैं कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उन्हें रहना चाहिए, तो किस तरह से रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? देखिए, रहना जो अर्बनाइजेशन है, जो मॉडर्नाइजेशन है, और जो हमारे बच्चे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, अर्बन हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वो कुछ जैसे प्री मैरिज का वो मैंने एक दिया कि आपस में हाँ जो, तो कुछ है वो रहते हैं, तो मैरिज रहने में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, लीगल बार नहीं है, स्टैट्यूटरी बार नहीं है, नहीं ऑफेंस है जैसे आपने खुद ही कहा। लेकिन इनको अपनी सेफ्टी के लिए, समाज में रिकॉग्निशन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट। और लोग लिव इन रिलेशन को आप क्या करोगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग सोसाइटी में उनको इज्जत मान देंगे, उनको देंगे जो कहेंगे सर हमने आपस में जी हमने एक एग्रीमेंट के तहत रहा है। और फैमिली वाले भी खुश होते हैं, अपनी जो फैमिली है, क्योंकि सोचते आगे इन्होंने भी फैमिली बनानी है। बाकी रजिस्टर करवाना चाहिए, चाहे वो शादी हो या लिव इन रिलेशनशिप में। हाँ बिल्कुल रजिस्टर करवाएं, ये नोटरियल रजिस्टर करवाना चाहिए, रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग। जज साहब, आखिर में मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है,
क्रिश्चियन के अपने लॉ हैं, हर तरह के लॉ हैं। जिस तरह से मैरिज की पर्टिकुलर बात करें, इंटर कास्ट मैरिज होती है, इंटर रिलीजन मैरिज होती है, तो किस कानून के तहत जो है प्रोसीडिंग्स की जाएंगी? अगर हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, या मुस्लिम लड़का है, मुस्लिम हिंदू लड़का है, किस तरह के कानून के तहत जो है, क्योंकि हर कानून जो है अलग अलग डिफाइन कर रहा है। बिल्कुल, जो आपने जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। और इसमें मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट जो इस किस्म की मैरिज को रजिस्टर करता है रजिस्ट्रार के पास। जो एक तो रजिस्टर जो दो हिंदुओं ने की वो भी रजिस्टर हो जाएगी, वो एक ऑर्डिनरी रजिस्ट्रेशन है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट के नीचे जो 1954 का है, उसमें में जो इंटरकास्ट हैं, कोई भी दो अडल्ट जो साउंड माइंड के हैं वो अपनी मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं। और वो एक रजिस्ट्रार के पास जाके वो रूल्स बने हुए हैं, उसका पूरा वो एक्ट है, तो उनके जो राइट्स हैं, जो उसके हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारा उसमें ड्यूटीज़ एंड राइट्स उसमें लेकिन जो क्लेम्स हैं या फिर राइट्स हैं वो पर्टिकुलर एक ही लॉ के कंसीडर किया जाएंगे, क्योंकि दो लॉ तो एट ए टाइम नहीं चल पाएंगे। दो उनको लॉ लगेगा नहीं जी, नहीं हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा, नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा, नहीं कोई क्रिश्चियन लॉ लगेगा। उनकी जो बातें होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट रेगुलेट करेगा। उनकी मैरिज का जो सिलसिला होगा वो स्पेशल मैरिज एक्ट या जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो सारा रेगुलेट करेगा कि कैसे उनकी आगे फ्यूचर है उसका। उनकी मैं देखिए, एक मैं बता दूं, दो हिंदू हैं, जो हिंदू मैरिज कहता है मैरिज होगी, हो सकती है बैलेट, नहीं होगी तो इन मैरिज है ही नहीं। एक अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अच्छा, आगे पर्सनल लॉ है, उसमें भी किया गया है ये बात कि टू मुस्लिम्स, कुछ लंबी बात है ये, कोई वो थोड़े हैं इरेगुलर मैरिज की बात की गई है, लेकिन बैरिड मैरिज के लिए मुस्लिम भी दोनों मेल फीमेल, वो होना क्रिश्चियन में भी वैसा है, जो पारसी में भी वैसा है, जो हिंदू हैं सब हम, जो समझो सिख हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट में डेफिनेशन है, तो वो मैरिज जो है सारे आपने देखो, ये कोई सिख कोई कहेगा मैरिज की जो वो करते हैं, जैसे 7 फेरे हैं, वो कहीं गारलैंडिंग तो साउथ में देखेंगे, और कस्टम के मुताबिक अपने रिचुअल्स हैं कि आपने परफॉर्म कैसे करनी है मैरिज परफॉर्म के रिचुअल्स हैं। हमारे सप्तापदी है, 7 फेरे लेने हैं। गुरु ग्रंथ साहब के इर्द गिर्द जो है सेक्रेड गुरु ग्रंथ साहब माने जाते हैं, जैसे सेक्रीफाइस मानी जाती है, उसके इर्द गिर्द 4 फेरे लेने। वो भी कंसर्न्ड जो आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट, वो उसको जो ये सप्तापदी वाला है, तो वो वाला भी है जो आनंदकारी मैरिज एक्ट है। ये सारी प्रक्रिया कुछ नहीं है, सब कुछ है कानून में, लेकिन एक संविधान है, समझाने वाला कोई इजी लफ्जों में होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। क्यों कि ये कीमती काम है, जो लग्जरी ये जो लॉ का है ना, वकीलों के पास जाते हैं, अदालत में जाते हैं, तो ये बड़ा कीमती पैसों वाला सिलसिला है। तो हमारे पास जो हमारा चैनल है और जो आप काम कर रहे हो, ये पब्लिक के लिए है, फ्री ऑफ कास्ट है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से मैरिज की बात करें या फिर जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप जिस तरह से उभर रहा है, इसमें भी जो है आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर आप कानून के दायरे में रहकर करते हैं तो कानून जो है ज़रूर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।